पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि आप प्रणब मुखर्जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि देश की हर पार्टी और हर विचारधारा के लोग प्रणब मुखर्जी का इतना सम्मान क्यों करते थे, आज हम आपको यह भी बताएंगे। इसके बाद हम आपको चीन के साथ भारत के नए सीमा विवाद के बारे में बताएंगे, जो बहुत गंभीर है। परसों रात लद्दाख के पेंगोंग लेक इलाके में चीन ने भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की फिर से कोशिश की, जिसे भारत की सेना ने असफल कर दिया। भारत की यह जवाबी कार्रवाई इतनी चौंकाने वाली थी कि चीन पहली बार भारत की सेना पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत ने सीमा का उल्लंघन करके उसके एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। आज हम आपको चीन के इन आरोपों की सच्चाई बताएंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से हम यही सुनते आए हैं कि चीन हमारी सीमाओं के अंदर आ जाता है और उसने हमारे इलाके पर बहुत हर बार कब्जा किया है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत उसकी सीमा में अंदर घुस आया है। यह नए भारत का नया दौर है, जिसने चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी इस बार हैरान और परेशान कर दिया है। और आखिर में हम भारत की जीडीपी की बात करेंगे। भारत की जीडीपी के नए आंकड़े आज जारी हुए हैं, जिनके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 24% तक सिकुड़ गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। यह पिछले 40 वर्षों की भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। इसका आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके बच्चों की शिक्षा और आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज आप सबको हम ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में आज निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने शाम 5:46 पर ट्वीट कर इसकी सबसे पहले जानकारी दी। अभिजीत मुखर्जी ने लिखा, भारी दिल के साथ आपको सूचित करना है कि सेना के अस्पताल के डॉक्टरों और लोगों की दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, आपने लोगों और राष्ट्र की सेवा में पूर्ण और सार्थक जीवन बिताया। आपकी बेटी के रूप में जन्म लेकर मैं धन्य हूँ। प्रणब मुखर्जी 10 अगस्त से दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। दिमाग में क्लॉटिंग हटाने के लिए ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वे वेंटिलेटर पर थे। 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में जन्मे प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके बाद वो 4 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की अलग अलग सरकारों में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। वो 3 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके थे। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुने गए। 2017 में कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। पिछले वर्ष 8 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी का देहांत एक युग का अंत है। देश को महान बेटे के खोने पर शोक है। प्रणब मुखर्जी के साथ 2 तस्वीरों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वो ऐसे स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग की सेवा की। प्रणब मुखर्जी ने देश को विकास पथ पर अग्रसर करने में एक अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी का जीवन सेवा और मातृभूमि के लिए योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से भारतीय राजनीति में बड़ी रिक्तता आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी के निधन को स्वयंसेवकों के लिए मुश्किल घड़ी बताया। उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है।
लद्दाख की गलवान घाटी के बाद अब पैंगोंग झील में चीन की घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 500 सैनिक टैंकों के साथ पैंगोंग के चुशुल इलाके में इकट्ठा हुए थे। चीन के सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर अतिक्रमण की कोशिश में थे, लेकिन पहले से सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। पैंगोंग में अतिक्रमण की कोशिश पर चीन की ओर से सफाई आई है। 中国边防部队一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते ही चीन के सैनिकों की गतिविधियां पैंगोंग के पूर्वी किनारे की तरफ बढ़ गई थी, जिस पर भारतीय सेना की नजर थी। इसीलिए चीन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया। पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण की कोशिश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि देश की जमीन पर कब्जे के नए दुस्साहस पर मोदी सरकार चुप क्यों है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने कहा कि सेना ने जवाब दे दिया है कि देश की संप्रभुता बरकरार है। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। लद्दाख के पैंगोंग में चीन की अतिक्रमण की कोशिश पर देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। जम्मू में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार से चीन को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है। 15 जून को गलवान घाटी में भी चीन ने धोखे से हमला किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने 2 ग्रेनेड से हमला किया। पहला ग्रेनेड सेना की गाड़ी पर फेंकने की कोशिश हुई। ग्रेनेड सेना की गाड़ी की बजाय सड़क पर फट गया। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। ग्रेनेड धमाके में 6 आम नागरिक घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारामूला में दूसरा ग्रेनेड हमला बस स्टैंड के नजदीक एक पुलिस चौकी के पास किया गया। इस ग्रेनेड हमले में कोई घायल नहीं हुआ। बारामूला के बोनियार इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सुरक्षा बलों को 2 AK-47 और 10 ग्रेनेड के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल की इसी तिमाही में आर्थिक विकास दर 5.2% थी। ये पहला मौका है जब आर्थिक विकास दर में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर एजेंसियों ने आर्थिक विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया था। एक्टर सुशांत सिंह की मौत के केस में सीबीआई ने लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया से आज भी 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक रिया से आज पैसों और निवेश पर सवाल पूछे गए। सीबीआई की पूछताछ से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भी पहुंची। पिछले 4 दिनों में रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। सीबीआई ने सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज किया। रिया के अलावा उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से भी लगातार चौथे दिन पूछताछ हुई। सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से भी पूछताछ की गई। रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा, कुक नीरज सिंह और ड्राइवर रज्जाक से भी पूछताछ की गई। सीबीआई की एक टीम ने बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पहुंचकर भी जांच की। प्रवर्तन निदेशालय ने आज गौरव आर्या से पूछताछ की। गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच ड्रग्स चैट सामने आया था। वहीं ड्रग्स केस में रिया की भूमिका पर सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी के वकील ने सवाल उठाए हैं। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है और आज बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर हमारे हिसाब से वो ये है कि चीन ने पहली बार भारतीय सेना पर यह आरोप लगाया है कि भारत की सेना सीमा का उल्लंघन करके उसके इलाके में घुस आई है। चीन की सेना ने यह मांग की है कि भारत को जल्द से जल्द अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। यानी चीन को पहली बार ऐसा लग रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत आक्रामक हो गया है। और स्थिति आज यह हो गई है कि चीन के एक बहुत बड़े सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक कह दिया है कि इस बार यह सीमा विवाद निश्चित तौर पर
आगे तक जाएगा। यानी ग्लोबल टाइम्स सीधे सीधे युद्ध की धमकी दे रहा है। इस अखबार में यह भी लिखा है कि चीन को भारत के खिलाफ कड़ा रुख अब अपनाना होगा, वरना चीन के लिए आगे भविष्य में मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। चीन और वहां का मीडिया ये आरोप लगा रहा है, और इनका आधार क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, आज सबसे पहले हम आपको यही समझाएंगे। इसकी शुरुआत परसों रात पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास एक घटना के बाद हुई। 29 और 30 अगस्त की रात भारत की सेना को यह जानकारी मिली कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। यह इलाका भारत की सीमा के अंदर है और चीन इस पर कब्जा करना चाहता है, ऐसी जानकारी मिली। अगर चीन ऐसा कर लेता तो वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंची जगह पर आकर बैठ जाता। इससे इलाके में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती। लेकिन भारतीय सेना पहले से इस बार कहीं ज्यादा मुस्तैद थी, और इस बात की भनक लगते ही भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के सैनिक चीन के सैनिकों से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके पर पहले पहुंच गए और बिना एक भी गोली चले चीन की सेना को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी चीन गलवान के बाद भारत के खिलाफ एक और नया मोर्चा खोलना चाहता था, लेकिन भारत की सेना ने उसकी ये कोशिश इस बार नाकाम कर दी। पेंगोंग झील के जिस दक्षिणी किनारे पर चीन ये नया मोर्चा खोलना चाहता था, वो फिंगर इलाके के बिल्कुल सामने वाली यानी झील के दूसरे किनारे पर है। इस दक्षिणी किनारे के दूसरी तरफ फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच का इलाका है, जिस पर फिलहाल चीन का कब्जा है। यह आप अपने नक्शे पर यहां पर देख सकते हैं। यानी चीन इस इलाके में दोनों तरफ हावी होना चाहता था। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चुशूल नाम की जगह है, जो भारत के हिस्से में आती है, भारत की सीमा में आती है। यह जगह रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और चीन इसी स्थान पर कब्जा करना चाहता था। चीन अगर चुशूल तक पहुंच जाता तो उसकी पहुंच लद्दाख के डेमचौक इलाके तक भी हो जाती। ये वो इलाका है जहां टैंक जैसे बड़े हथियार ले जाना भी आसान है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक खुला इलाका है जहां टैंक और बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से पहुंच सकती हैं। इसी इलाके में भारत की हवाई पट्टी भी है, और अगर चीन यहां तक पहुंचने में सफल हो जाता तो वो भारत में काफी अंदर तक घुस सकता था। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना को पीछे धकेलने के बाद अब भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी बढ़त हासिल कर ली है। यहां पर भारत की सेना चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इस घटना के बाद चुशूल में भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। गलवान घाटी में हिंसा के 75 दिन बाद चीन ने एक बार फिर भारत के एक और इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है। यह घटना कहां घटी, इसे आज आप नक्शे के जरिए यहां देखकर समझ सकते हैं। आप इस समय जो नक्शा देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग लेक और उसके आसपास का इलाका है। आप इसमें पहाड़ों के बीच में होकर गुजरती हुई पेंगोंग लेक को देख सकते हैं। पेंगोंग लेक आपको यहां दिख रही है और इसी लेक के बीच से होकर एलएसी गुजरती है। जो एलएसी आप देख रहे हैं पीले लाइन से जो आपको दिख रही है, यह एलएसी है। इस एलएसी के बाईं तरफ का इलाका भारत के नियंत्रण में है, जबकि दाईं तरफ का इलाका चीन के नियंत्रण में है। चीन अपने इलाके से आगे बढ़कर भारत के इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इस बार चीन ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय सेना ने उसे जवाब देने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। भारत पर आक्रामक होने के आरोप लगाने से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने आज कहा था कि उसकी सेना ने इस इलाके में किसी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं की है। चीन ने इस बारे में क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। 中国边防部队一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 चीन के इस बयान से पहले भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया था कि भारत सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है और चीन एलएसी को लेकर किए गए अपने पुराने वादों को
तोड़ रहा है। चीन कोई बड़ी साजिश करता उससे पहले ही भारत की सेना ने उसकी ये चाल नाकाम कर दी। ये भारत की जो औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, भारतीय सेना की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है। पहली बार, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि इस बार नई बात क्या है। नई बात इस बार यह है कि पहली बार चीन की सेना भारत की सेना पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है और वहां के अखबार यहां तक कह रहे हैं कि अब युद्ध भी हो सकता है। यह स्थिति तब है जब 29 और 30 अगस्त की रात भारत की सेना की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई और ना ही किसी सैनिक की जान गई है। यानी दोनों सेनाओं के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट वहां पर नहीं हुआ है, ना कोई गोली चली है, ना कोई नुकसान हुआ है। लेकिन चीन की सेना, जैसा आप जानते हैं, जो इलाका है, हम आपको फिर से नक्शे के जरिए वो इलाका बताते हैं। ये जो इलाका है, इसमें किसी भी सेना का जो वर्चस्व है, वो वर्चस्व तब आता है जब वो सेना किसी ऊंचे पहाड़ पर कब्जा कर लेती है। यानी पहाड़ की चोटी पर कब्जा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जो सेना जितनी ऊंचाई पर बैठी होती है उस सेना को उतना ही फायदा होता है। और चीन की यह कोशिश थी कि वो इस इलाके में जो ऊंचे पहाड़ हैं उनकी चोटियों पर वो कब्जा कर ले, ताकि उस ऊंचाई से वो भारत की सीमा पर अच्छी तरह से नजर रख सके। पहली बात तो यह है कि वो नजर रखना चाहते हैं भारत की सेना पर, भारत की गतिविधियों पर। और दूसरी बात यह है कि अगर लड़ाई की नौबत आती है तो उस सेना को फायदा मिलता है जो सेना ज्यादा ऊंचाई पर बैठी होती है। इस बार भी चीन ने ऐसे ही एक ऊंचे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की और चीन की सेना को मात तब खानी पड़ी जब भारत की सेना उससे भी ज्यादा ऊंचे इलाके पर उनसे पहले पहुंच गई। अब भारत की सेना ज्यादा ऊंचे इलाके पर बैठी हुई है और चीन की सेना उनके नीचे है, और इसीलिए चीन की सेना को पहली बात उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक तरीके से रणनीतिक हार मानी जाएगी। और चीन भी इस बार बौखला गया। चीन में इसे लेकर काफी घबराहट है और उससे साफ लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर है और यह विवाद अभी आसानी से हल होने वाला नहीं है। आपको हम फिर से बता दें कि बड़ी बात जो आज आपके लिए समझने की है वो ये है कि 70 वर्षों से आप हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि चीन की सेना भारत के इलाकों पर कब्जा कर लेती है, भारत के इलाकों में LAC पार करके अंदर तक आ जाती है। हमारे बहुत सारे इलाकों पर चीन कब्जा पहले से ही कर चुका है। आपने ये नहीं सुना होगा कि भारतीय सेना ने कभी चीन के किसी इलाके पर कब्जा कर लिया हो। हालांकि ये बात आज भी गलत है, लेकिन पहली बार चीन के रवैये में शिफ्ट है कि इस बार चीन ये कह रहा है कि भारतीय सेना हमारे इलाके में घुस आई और वो कुछ नहीं कर पाए। 70 वर्षों में यह पहला मौका है जब चीन भारत पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। इससे पहले यही सुना गया कि चीन भारत के अंदर तक घुस आया है, उसकी सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आपने हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही आरोप लगाते हुए सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब चीन भारत की सेना के बारे में अब वही आरोप लगा रहा है जो एक जमाने में भारत लगाया करता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने आज जो लिखा है, जो वहां का अखबार है, वो काफी चिंताजनक बात है। ग्लोबल टाइम्स का अब यह कहना है कि इस बार चीन को एक जबरदस्त जवाब देना ही पड़ेगा और अगर इस बार चीन ने यह जवाब नहीं दिया तो फिर आने वाले दिनों में चीन के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आप ये भी जानते हैं कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो इस समय अंदरूनी समस्याओं से बहुत घिरे हुए हैं। चीन में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसे में जो LAC पर जो स्थिति है ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। इसीलिए आज DNA में हमने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई, वरना खबरें और भी हैं। आज से लगभग 75 दिन पहले यानी 14 और 15 जून की रात को भी चीन ने ऐसे ही गलवान में भारत को उकसाया था और इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको याद होगा ये खबर भी सबसे पहले हम ही ने आपको दी थी, और जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान अपनी जान वहां गंवा चुके हैं। उस घटना पर चीन ने आज तक पर्दा डालकर रखा है। कभी चीन ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि गलवान में इतनी बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब चीन का ये झूठ भी पकड़ा गया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की कब्र की तस्वीरें हैं।
इन्हीं कब्रों में से एक कब्र पर चीन की भाषा में, जिसे मैंडरिन भाषा कहते हैं, मैंडरिन भाषा में जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इनमें से एक कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है कि यह शहीद चेन शियान ग्रोंग की कब्र है, यानी उस सैनिक का नाम लिखा हुआ है। बताया गया है कि यह उस सैनिक की कब्र है जो चीन की सेना की 13वीं रेजिमेंट की यूनिट नंबर 69316 में काम करते थे। इस यूनिट की तैनाती दक्षिण शिनजियांग में है। आगे लिखा है कि इस सैनिक का जन्म दिसंबर 2001 में चीन के फुजियान प्रांत में हुआ और इस सैनिक ने वर्ष 2020 में भारत से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। पहली बार यह तस्वीर बाहर आ गई। चीन की सेना और चीन की सरकार इस तस्वीर को रोक नहीं पाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर किसी ने डाल दी और चीन इसे रोक नहीं पाया। यह वही चीन है जो अब तक मानने से इनकार करता रहा है कि 15 जून की रात गलवान में उसका कोई भी सैनिक मारा गया था। लेकिन चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की ये खबरें बताती हैं कि चीन को हुआ नुकसान बहुत बड़ा था और चीन के लिए ज्यादा दिनों तक इस सच पर पर्दा डालना आसान नहीं होगा। गलवान की हिंसा के बाद से ही चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसकी शुरुआत गलवान की घटना के बाद से ही हो गई थी। गलवान में हुई हिंसा के 3 दिनों के बाद यानी 18 जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री ने आपस में बात की थी फोन पर। चीन ने भरोसा दिलाया था कि वो शांति की दिशा में कदम उठाएगा, लेकिन इसके अगले ही दिन 19 जून को चीन ने पूरी गलवान घाटी पर ही अपना दावा जता दिया था। कह दिया था कि ये तो पूरी घाटी ही हमारी है, यानी चीन कभी भी सीमा विवाद को सुलझाने के मसले पर गंभीर था ही नहीं। इसके बाद 22 जून को भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बातचीत में यह फैसला हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू करेंगी, लेकिन तब भी चीन ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच 30 जून को एक और बातचीत हुई। 5 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से खुद बात की और इसके बाद 6 जुलाई को चीन की सेना ने अपने टेंट उस विवादित जगह से हटाने शुरू किए। 14 जुलाई को एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। फिर 24 जुलाई को दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और इसके 10 दिनों के बाद यानी 2 अगस्त को भारत और चीन की सेना के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। ऐसी ही बातचीत 8 अगस्त को भी हुई, जिसमें दोनों सेनाओं के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। LAC के विवाद का हल ढूंढने के लिए 20 अगस्त को दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के ठीक 9 दिन के बाद चीन ने गलवान घाटी जैसी एक और घटना को दोहराने की कोशिश की और यह बता दिया कि चीन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। चीन भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ही देश में कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। वो अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं। लेकिन चीन और शी जिनपिंग की नई समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में आपको आज जानना चाहिए। आज की तारीख में चीन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। चीन की आबादी 140 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए अनाज जुटाना चीन के लिए आसान नहीं है और इसलिए चीन हर वर्ष करीब 20 से 30% अनाज का आयात करता है, इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। वर्ष 2019-20 में सिर्फ अमेरिका से ही चीन ने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज खरीदा था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जनता से कहा है कि वो अब खाना बर्बाद ना करें। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को कहा है कि अगर उन्हें बाहर किसी रेस्टोरेंट में 4 प्लेट खाने की जरूरत हो तो वो सिर्फ 3 प्लेट खाना ही ऑर्डर करें। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 4 लोग खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो 4 लोगों का खाना ऑर्डर ना करके सिर्फ 3 लोगों का खाना ऑर्डर करें। अनाज की बर्बादी वैसे भी किसी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति की इस अपील के पीछे असल मकसद अनाज संकट का सच छिपाना है। इस समय चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उनके देश में अनाज की कमी हो गई है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। मई 2020 में चीन पर कुल मिलाकर जो कुल कर्ज था 4,40,22,000 करोड़ रुपए था, जो चीन की GDP का लगभग 48% था।
ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वहां के कई बड़े बैंक भी डूबने लगे हैं। इन बैंकों ने दुनिया के कई देशों को कर्ज बांट रखे हैं और ये पैसा वापस नहीं आ रहा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब बहुत सारे देश इस कर्ज को लौटाने की स्थिति में ही नहीं बचे और कर्ज देकर दूसरे देशों पर कब्जा करने की चीन की रणनीति अब उसी की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। इसलिए उनके बैंक भी बुरी हालत में है। चीन ने जो पैसा दूसरे देशों में कर्ज के तौर पर बांट दिया था, यह सोचकर कि वो उन देशों पर आगे चलकर कब्जा करेगा, उनके इलाकों पर कब्जा करेगा, उन देशों को इस पैसे के बदले अपनी जेब में डाल लेगा, वो पैसा भी धीरे धीरे डूब रहा है और अब चीन में यह स्थिति हो गई है कि खाने के लिए भी अनाज बचा नहीं है। यह खबर आने वाले दिनों में और बड़ी होगी और बढ़ेगी, लेकिन हम जी न्यूज के दर्शकों को आज से ही ये बात बता रहे हैं, आपको आगाह भी कर रहे हैं कि मामला अभी आगे तक जाएगा। आज एक और बहुत बड़ी खबर हुई। पूरा देश, हमारा भी आज शोक में है क्योंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज शाम निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती थे। यहां उन्हें 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था और आज दिन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनका जाना एक युग की समाप्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि प्रणब मुखर्जी का जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। उनका राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी ज्यादा लंबा रहा। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय तक में भूमिका निभाई है। इसके अलावा वो ढेरों संसदीय समितियों की जिम्मेदारी भी निभाते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उनकी भूमिका एक संकट मोचक की थी। इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार और गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से रहे हैं और सबसे बड़े राजदारों में से एक रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। जुलाई 2012 में जब वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किए गए थे और जब ये तय हो गया था कि वही अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तब मैंने उनसे एक बातचीत की थी। आज उस बातचीत के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपने अपर डिविजनल क्लर्क से शुरुआत की, आप कॉलेज में पढ़ाया भी आपने, आप जर्नलिस्ट भी रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स के सबसे नीचे के लेवल से उठकर और आज सबसे ऊपर तक जाकर, कभी आपने सोचा था कि आप इतना लंबा सफर कभी तय करेंगे? आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या भावनाएं आज आपकी? मैं आपको ये कहूँगा, मैं जो पार्लियामेंट का मेंबर चुन के आया 1969 में, वो भी मंथ ऑफ जुलाई था। तो एक्सेप्ट ए शॉर्ट गैप, देयर वाज ए continuity of my membership, 5 terms in Rajya Sabha and 2 terms in Lok Sabha. Twice I have been elected. Second term could not be completed. If I am elected president, automatically my membership of Lok Sabha will also terminate simultaneously. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है। तो मुझे मौका मिला, मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ जो इंदिरा जी मुझे पहले मंत्रिमंडल में शामिल किए थी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, कॉमर्स, स्टील एंड माइंस, फिनांस, सभी इम्पोर्टेंट दफ्तर में काम करने का मौका मिला। सभी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस प्रेसिडेंट का नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। तो लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। द वे कांग्रेस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ यूपीए एंड ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर्स ऑफ यूपीए, दे वेलकम्ड मी। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे जो मिला हमारे कोलीग से, हमारी पार्टी के कोलीग से, यूपीए के कोलीग से, हमारी पार्टी का बाहर, यूपीए के बाहर जो लोग हमारे प्रतिपक्ष में है,
उनका नेता से भी मुझे जो कुछ मिला, मैं बहुत कुछ पाया उनसे। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना दिया, लेकिन मैं पाया बहुत कुछ पाया। आप कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। आपने अलग अलग ज़माने देखे हैं। आपने इंदिरा गांधी का ज़माना देखा, राजीव गांधी का ज़माना देखा, नरसिम्हा राव, उसके बाद सोनिया जी का ज़माना देखा। अलग अलग कांग्रेस प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया। यू आर लाइक अ स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ कांग्रेस, वो स्ट्रॉन्ग रूम जिसके अंदर इतने सारे राज, इतने सारे सीक्रेट्स उसके अंदर दफन हैं। यानी जितने सीक्रेट्स और जितने राज आपको पता होंगे शायद किसी को पता नहीं होंगे। तो और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि उस स्ट्रॉन्ग रूम से कभी कोई राज बाहर नहीं आया। ये तो बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका जिम्मेदारी है। इफ यू आर प्रिवी टू इंफॉर्मेशन, इफ यू आर privy to the decisions which can be publicly disclosed, always it is publicly disclosed. जो आप बता सकता है वो तो आप बता रहा है आज का दिन में, लेकिन ऐसा कुछ डिसीजन है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन लोगों को साथ ही रहेंगी। इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर और एक सीनियर पॉलिटिशियन ने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो लोग खास करके सरकार में काम कर रहा है, जो कभी बाहर नहीं आएंगे, वो उनको साथ बेरियल ग्राउंड में जाएंगे और हमारा सिस्टम में इट विल बी बर्न्ड विद द पर्सन कंसर्न। क्योंकि यही होना चाहिए, ये काम करने का तरीका होता है। तो इसलिए हमने सही कहा, मुझे मौका मिला इंदिरा जी के लेकर सभी कांग्रेस प्रेसिडेंट का ज़माना में मुझे कांग्रेस का जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर के रूप से मुझे काम करने का मौका मिला। इंदिरा जी मुझे 78 में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नॉमिनेट किया। उसके बाद लगातार एक्सेप्ट ए फ्यू इयर्स गैप बिटवीन 86 to 90, इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे सोनिया जी हो, टिल द लास्ट डे व्हेन Sonia ji gave me the farewell in working committee, and it was really a touching scene. I was the member of the Congress working committee, so I was privy to every decision taken by the highest policy making body of the Congress, which could be disclosed, which could be publicly told, it has been told, which could not be told, it will never be told. कुछ जानकारियां आपके पास ऐसे भी होंगी दादा जिससे अगर वो बाहर आ जाएं तो देश हिल जाएगा, लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसके अंदर वो सारी जानकारियां वो दे देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे नेता रहे जिसने कभी भी एक भी जानकारी, कोई भी राज बाहर नहीं आने दिया, और इसीलिए दो चीज़ें, आप इंडिस्पेंसिबल थे और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिला। मैं ये मांगता हूँ, ये मेरा फिलोसफी है, जो बाहर नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन को कोट किया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है, इफ समबडी बी इन द गवर्नमेंट का और हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता जो इन्फॉर्मेशन बाहर आना नहीं चाहिए तो बाहर नहीं आएंगे। मैं कभी नहीं बाहर करूँगा, पब्लिसाइज नहीं करूँगा। आप स्ट्रॉन्ग रूम हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर से जानकारी कभी बाहर नहीं आ सकती, ये मुझे पता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू योर हार्ट। आपसे एक ईमानदारी से ये जानना चाहता हूँ, कभी आपका भी दिल टूटा, कभी आपको भी ऐसा लगा कि अब मैं राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए, या आप जिस मुकाम के बारे में सोच रहे थे उस मुकाम तक आप नहीं पहुँचेंगे? कभी आपको ऐसा लगा लाइफ में? ऐसे नहीं लगा, लेकिन राजनीति का लाइफ में कभी कभी ये ऐसा कहा जाता है, कभी घोड़े का सिर पर, कभी घोड़े का खुर पर। तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का लाइफ में इट इज़ द रियलिटी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये तीन शख्सियत आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इन तीनों में से आप आज जहां पर आप हैं, किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे आप? इंदिरा गांधी built me up from nothing. She was my mentor. थैंक यू सो मच दादा, ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और किसी दिन राष्ट्रपति भवन में आपके साथ चाय पिएंगे। एंड माय बेस्ट विशेस टू द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। थैंक यू। एंड बिल्कुल राष्ट्रपति भवन में हम लोग एक साथ चाय पिएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक्स।
ये इंटरव्यू उनके राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले का था, जब ये तय हो गया था कि वही देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और प्रणब मुखर्जी की सबसे खास बात यह है, मैंने उनसे ये पूछने की भी कोशिश की और वो ये भी बता रहे थे, वो जानते थे राजनीति में जैसा भी आपने सुना, कभी घोड़े के सिर पर और कभी घोड़े के खुर पर, यानी कभी ऊपर और कभी नीचे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कभी भी हार नहीं मानी। 2 बार कम से कम ऐसा हुआ जब वो प्रधानमंत्री पद के बहुत करीब पहुंच गए। पूरा देश ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि जब यूपीए की सरकार बनेगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, देश को बहुत हैरानी हुई थी और शायद प्रणब मुखर्जी को भी बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि लोग यही मानकर चल रहे थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रणब मुखर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री हमेशा से चर्चा का विषय रही है। हालांकि दोनों अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दुनिया से आते थे, 2 अलग अलग विरोधी दलों और विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ऐसा तालमेल देश ने देखा जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला, और यह तालमेल बेमिसाल था। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पिता और गुरु की तरह हमेशा सही रास्ता दिखाया है। आज भी अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के तौर पर पहले दिन से प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन पाकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ कई यादगार तस्वीरें भी ट्वीट की हैं, और एक तस्वीर वो भी है जिसमें वो प्रणब मुखर्जी के पांव छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बहुत ही वफादार नेता थे और उन्हें कभी सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं से हमेशा सम्मान मिलता रहा, और वो खुद भी विपक्षी नेताओं की हमेशा तारीफ करते रहे। एक बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए। I greatly benefited from the advice and cooperation extended by Prime Minister Sri Narendra Modi at every step. With passion and energy, he is driving transformational changes in the country. I will carry with me fond memories of our association and his warm and courteous behavior to me. प्रणब मुखर्जी राजनीति की उस परंपरा के नेता थे जिन्होंने देश को आगे, देश के सामने एक आदर्श स्थापित किया। हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं वो 5 बड़ी बातें कौन सी हो सकती हैं जो हम प्रणब मुखर्जी से सीख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी थी राजनीतिक संतुलन बनाकर चलना। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी नेताओं से भी उनके रिश्ते उतने ही अच्छे रहते थे। प्रणब मुखर्जी से ये कला हमें जरूर सीखनी चाहिए कि दूसरी विचारधाराओं के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, उनसे भी कैसे एक बैलेंस बनाकर चलना है, कैसे अपनी भी बात कहनी है और उनकी बात भी सुननी है। उनकी दूसरी बड़ी खूबी थी विरोधी के साथ संवाद हमेशा स्थापित करके रखना। वो, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में भी पहुंच गए थे। राजनीति में उनका कोई दुश्मन अछूत नहीं था, और जब वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हैरान कर दिया था, बल्कि देश को भी हैरान कर दिया था। उन्हें इनवाइट मिला आरएसएस के मुख्यालय में जाने का, उनके कार्यक्रम में शामिल होने का, और प्रणब मुखर्जी चाहते तो बहुत आराम से मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर संवाद करना ज्यादा बेहतर समझा। इसलिए उनके अंदर हिम्मत भी थी और वो अपनी विचारधारा से, अपने विचारों से दूसरों को मुग्ध भी कर लिया करते थे। प्रणब मुखर्जी से तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो है उनकी निष्ठा। वो हमेशा कांग्रेस के समर्पित सदस्य रहे। 2004 में प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार होने के बावजूद उन्हें चुना नहीं गया। तब भी प्रणब मुखर्जी ने बगावत नहीं की, तब भी दुनिया को यह नहीं बताया कि उन्हें बुरा लगा या वो दुखी हैं, और इसके बावजूद पूरी निष्ठा से सरकार और पार्टी के काम करते रहे। चौथी बात जो सीख सकते हैं वो ये है कि वो एक ऑलराउंडर थे। प्रणब मुखर्जी हर रोल में फिट रहते थे। वो चाहे वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या कोई और जिम्मेदारी हो, हर जिम्मेदारी के लिए एकदम फिट थे, यानी ऑलराउंडर थे, सब काम जानते थे। प्रणब मुखर्जी की 5वीं सबसे बड़ी बात वो है उनका अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। प्रणब मुखर्जी के उद्योगपतियों से बहुत अच्छे संबंध थे उस जमाने के, इसके बावजूद उन पर कभी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, भेदभाव का एक भी आरोप नहीं लगा। वो अपने संबंध सबसे बनाकर रखते थे।
सिद्धांतों पर चलते थे और बावजूद इसके कलयुग की राजनीति कैसे चलती है यह भी अच्छी तरह से जानते थे। यानी कलयुग की इस राजनीति को करने की कला क्या होती है इसको भी पहचानते थे, लेकिन इस कलयुग में अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति कैसे करनी है वो भी जानते थे। और पूरे जीवन काल में उनके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा, उनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। और जैसा मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने अपने सीने में जितने भी राज थे, क्योंकि वो इतने वर्षों तक ऐसे अहम पदों पर रहे, ऐसे बड़े बड़े फैसलों में शामिल रहे, वो चाहते तो अपनी किताब में बहुत कुछ लिख सकते थे, वो चाहते तो बड़े बड़े बयान दे सकते थे, वो चाहते तो ऐसी बातें कह सकते थे जिनसे देश हिल जाए, लेकिन उन्होंने सारे राज अपने अंदर ही रखे और आज वो सारे के सारे राज उनके साथ ही चले गए। आज से 20 वर्ष पहले यानी वर्ष 2000 में प्रणब मुखर्जी जी न्यूज के स्टूडियो भी आए थे, यहीं पर जहां से आज मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि जी के साथ उनके संबंध हमेशा बहुत खास थे, बहुत स्पेशल थे। और जब भी कभी हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारे किसी कार्यक्रम में शामिल होइए, तो वो हमेशा आने की कोशिश करते थे और आते भी थे। जो इंटरव्यू अब मैं आपको उनका दिखाने जा रहा हूं, वो इंटरव्यू हमने तब लिया था जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे, और उस समय हमारे उस कार्यक्रम के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो कार्यक्रम था आपातकाल के ऊपर, इमरजेंसी को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी और वो जानते थे कि मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। इमरजेंसी को डिफेंड करना किसी भी कांग्रेसी नेता के लिए आसान नहीं था। इमरजेंसी एक ऐसा विषय है, आज भी हम जब किसी कांग्रेस के नेता से बात करना चाहते हैं तो वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। प्रणब मुखर्जी सच्चे कांग्रेसी नेता थे, लेकिन फिर भी इमरजेंसी जैसे विषय पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, और उस सवाल का क्या जवाब दिया था इसी जी न्यूज के स्टूडियो में बैठकर आज आपको देखना चाहिए। आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है। प्रेस सेंसरशिप, जजों के तबादले, स्टरलाइजेशन, इस सब का कुछ एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी के पास? मैं तो बताया, जो इमरजेंसी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन and naturally its impact would be extraordinary. It is not a normal situation, and that's why the decisions were also not normal. They were also abnormal. No, it's not that point. You are talking. Whenever there is an emergency situation, in that emergency situation, there are certain impact on the fundamental rights, on the functioning of the judiciary, on the functioning of other various organizations. Therefore, it is not correct to compare an ordinary situation with an extraordinary. हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे, अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की आलोचना हुई? Look, this debate took place immediately after people also gave their verdict. It is still a debatable issue, there is no doubt in it. And there are somebody who feels that it was not the correct decision, somebody feels that it may not be correct decision, but it was an inevitably necessary decision. So far I am concerned, I cannot just sit on value judgment from the hindsight, but this much I can tell, that at that point of time, what was considered to be necessary was being done. And what happened after that, it was not less than इमरजेंसी एक्सेसेस। मिस्टर मुखर्जी, सच्चाई ये है कि उस समय प्रेस सेंसरशिप हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो है उनकी स्टरलाइजेशन हुआ, प्रताड़ित हुए, लेकिन जो ये फैसला करने वाले थे उनमें से इनफैक्ट किसी भी का भी कुछ हुआ नहीं, बाद में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाह कमीशन ने आपके बारे में भी लिखा है कि आप उस समय रेवेन्यू एंड बैंकिंग मिनिस्टर थे, आपने भी अपनी पावर्स का मिसयूज किया। बिकॉज जस्टिस शाह केम टू द कंक्लूजन टोटली ऑन अ डिफरेंट एरोनियस रीजन। One point I would like to point out that the whole procedure of Justice Shah was challenged by me in the High Court, and High Court gave its verdict. The then Janata Party government did not go for appeal against it, and that is the law of the land. That the way Justice Shah conducted Shah Commission, the procedurally it was totally wrong, and that is the law of the land. That plea has been taken by umpteen number of persons later on. Mr. Mukherjee, so if you follow a wrong procedure and thereafter you come to certain conclusions,
you cannot hold the people guilty. You agree that Sanjay Gandhi became a sort of extra constitutional authority that time, and he used to instruct cabinet ministers. Did he ever instruct you also? Even in that report of Justice Shah Commission, I said, though he did not believe it, if somebody goes through the report, it is such a perverted report that whatever he has his conclusion that certain people are to be found guilty. Therefore, whoever spoke against them, he gave credibility to that. Whoever spoke in favor of them, they are completely discarded. एक पूरा चैप्टर आप इमरजेंसी के ऊपर लिखने वाले हैं। बिल्कुल या लिख चुके हैं? है, लेकिन let us wait, let us not divulge it. ये बहुत ही अजीब सी बात है कि वर्ष 2000 में, यानी आज से 20 साल पहले, ठीक इसी जगह जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, मैं उनका ये इंटरव्यू कर रहा था और आज उनकी मृत्यु की खबर आपको दे रहा हूं। एक और बात आपने नोट की होगी कि वर्ष 2000 के जो डिबेट्स थे, यानी आज से 20 साल पहले टीवी स्टूडियोज में जो डिबेट्स हुआ करते थे, जो इंटरव्यूज हुआ करते थे, वो कितनी शांति के साथ हुआ करते थे। उसमें चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं होता था, लोग एक दूसरे की बात को बिल्कुल काटते नहीं थे, बहुत शांति से इंटरव्यू हुआ करते थे। आपने देखा, शांति से सारे सवाल भी पूछ लिए और प्रणब मुखर्जी ने बड़ी खुशी खुशी मुस्कुराते हुए हर मुश्किल सवाल का जवाब भी दिया, कोई नाराजगी नहीं। और उनके साथ उनके बगल में एक और बड़े नेता उस जमाने के बैठे हुए थे जिनका नाम है मधु दंडवते, और उन्होंने एक बार भी ना तो प्रणब मुखर्जी को बीच में टोका, ना ही अपनी बात सवाल पूछने से पहले उन्होंने कहने की कोशिश की। तब के डिबेट्स में 2000, जो वर्ष 2000 था, और आज 2020 के डिबेट्स में और टीवी इंटरव्यूज में आप अंतर साफ समझ सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको उनका जो इंटरव्यू दिखाया था, जिस दौरान मैंने उनसे बात की थी, उसके बाद 2012 में, यानी इस इंटरव्यू के 12 साल बाद जब मैंने दोबारा उनसे बात की, जब वो राष्ट्रपति बनने वाले थे, तो एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता, और वो ये कि वो कई मौकों पर प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। क्या उन्हें कभी इस बात का मलाल होता है? और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, ये बात उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं कि उन्हें भी किसी चीज का मलाल है या नहीं। वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्या उन्हें इस बात का मलाल कभी था? आज आपको सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था तब। देश में ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि आपकी जो असली डेस्टिनेशन थी वो राष्ट्रपति भवन नहीं बल्कि 7 रेसकोर्स रोड थी। वो आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए थी आपकी सीनियरिटी को देखते हुए। आपको ऐसा लगता है कि लास्ट लेग में आपका रोड मैप बदल गया और 7 RCR आप क्रॉस करके और फिर डेस्टिनेशन राष्ट्रपति भवन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं मैं समझता हूँ। मैं कई दफ़े कह चुका, मैं आई एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ टाइम्स दैट इन 2004 व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज चोजन एज द प्राइम मिनिस्टर, सोनिया जी जब डिसीजन लिया, इट वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन हैज बीन चोजन एज द Prime Minister of the country to lead the government, and he has done very efficiently and competently, and मुझे मौका मिला उनका नेतृत्व में काम करने के लिए। मनमोहन सिंह जी ने आपके लीडरशिप में काम किया, फिर आपने उनकी लीडरशिप में काम किया, और अब अगेन मनमोहन सिंह जी की बारी है आपको सर बोलने की। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसमें कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मनमोहन सिंह, पहले प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह के बॉस रहे, फिर मनमोहन सिंह उनके बॉस हो गए, और फिर वो दोबारा मनमोहन सिंह के बॉस हो गए। ये कैसी जीवन की जो उतार चढ़ाव है वो आप प्रणब मुखर्जी के जीवन से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। एक और खास बात यह है कि प्रणब मुखर्जी ज्यादातर जितने भी संवाद करते थे अंग्रेजी में ही बोलते थे। बहुत कम ऐसा हुआ है जब वो हिंदी में बात करते थे। इस इंटरव्यू में मैंने खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जैसा भी हो सके, लेकिन कोशिश कीजिए कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आप हिंदी में बात कीजिए। और उन्होंने इस इंटरव्यू में हिंदी में बात की इस दौरान, और अपनी हिंदी को देखकर उस समय भी बड़े खुश हुए थे। बाद में जब उन्होंने ये इंटरव्यू देखा तो उनकी जो पहली टिप्पणी थी वो ये थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता हूं। जी परिवार के साथ प्रणब मुखर्जी के बड़े अच्छे और बड़े अटूट संबंध रहे, अटूट रिश्ता रहा। युवा नेता से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के सफर में वो कई बार हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। कभी कांग्रेस के नेता के तौर पर, कभी वित्त मंत्री के तौर पर, कभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर, और कभी राष्ट्रपति रहते हुए भी वो जी मीडिया के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए।
वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी जब देश के वित्त मंत्री थे तब वो जी मीडिया के कार्यक्रम में, हमारा जो चैनल है जी बिजनेस, उसके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 2012 की तस्वीर है। जी बिजनेस का एक कार्यक्रम था और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और जी बिजनेस के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर आए थे। एसएल ग्रुप के प्रमोटर और चेयरमैन को भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस समय उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पुरानी यादें हैं जो हमारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद वर्ष 2017 में प्रणब मुखर्जी जी मीडिया की प्रमोटर कंपनी एसएल ग्रुप के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारे एक और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए और इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रपति प्राइवेट आयोजनों में कभी जाते नहीं हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच आए। बहुत भव्य कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों एक साथ शामिल थे। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बड़ा दिन है, आज जोड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इस वक्त हमारे बीच हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मंच पर लेकर आएं। तो सारा देश उन्हें मिस करेगा, सारा देश प्रणब मुखर्जी को आज श्रद्धांजलि दे रहा है, याद कर रहा है अलग अलग तरीके से। लेकिन जी मीडिया का पूरा परिवार भी आज उन्हें बहुत मिस कर रहा है। आगे भी हम उन्हें बहुत मिस करेंगे और हम भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उनका रिश्ता कुछ अलग तरीके का रिश्ता रहा है। इसलिए हमें थोड़ा बाकी लोगों से और भी ज़्यादा आज दुख हो रहा है। और आज जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज वो सारे दिन, वो सारे मौके याद आ रहे हैं जब हम उनसे मिले, जब वो यहाँ इस स्टूडियो में, इस दफ्तर में आए और जब जब उन्होंने हमारे कार्यक्रमों में आने की सहमति हमें जताई। इसलिए आज हम खास तौर पर उन्हें आप सबकी ओर से भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ हम 4 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको भारत की जीडीपी के नए आंकड़े दिखाने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 40 वर्षों में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था 24% तक सिकुड़ गई है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसे आप सिर्फ जीडीपी के नंबर्स मत समझिएगा। ब्रेक के बाद हम आपको इसके आंकड़ों में नहीं उलझाएंगे। ये नंबर्स नहीं है, बल्कि ये बताएंगे कि इन नंबर्स का आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर, आपके बच्चों पर और आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा। 24%, -24% अगर कोई इकोनॉमी चली जाए तो उस देश के लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली।
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। आज देश की जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और ये आंकड़े लाखों करोड़ों रुपयों में हैं। आगे चलकर अभी थोड़ी देर में हम इन लाखों करोड़ों रुपए की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 रुपए की बात करना चाहते हैं। ये 1 रुपए का सिक्का मेरे हाथ में है। 1 रुपए की कीमत, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने 1 रुपए का ये सिक्का अब अपनी जेब में रखना भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि 1 रुपए में तो कुछ नहीं आता, 1 रुपए की कोई कीमत अभी बची ही नहीं है। और ये सही है, बाजार में अगर आप इस 1 रुपए के सिक्के को लेकर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस 1 रुपए की कीमत बहुत है। यह हजारों करोड़ से ज्यादा कीमत वाला 1 रुपया है। इस 1 रुपए की कीमत है 3 महीने की जेल या सुप्रीम कोर्ट में 3 साल की वकालत करने पर पाबंदी। ये 1 रुपया बड़ा कीमती है। 1 रुपए की कीमत क्या होती है, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में खुद को शहीद की तरह पेश करने वाले वकील प्रशांत भूषण की सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कीमत लगाई है, 1 रुपए। प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स किए थे। इसकी सजा के तौर पर उन्हें 1 रुपया जुर्माना भरने के लिए आज कहा गया। आपको याद होगा, पिछली सुनवाई में जब उन्हें दोषी मान लिया गया था तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, माफी नहीं मांगूंगा, चाहे आप मुझे जेल में डाल दो। और इसके लिए भी उन्हें 15 सितंबर तक की मोहलत दी गई। कोर्ट ने कहा है कि अगर वो जुर्माना नहीं भरेंगे तो 3 महीने की जेल की सजा उन्हें काटनी होगी, साथ ही उनकी वकालत पर 3 साल की रोक भी लगाई जा सकती है। प्रशांत भूषण के पास आज 2 विकल्प थे, या तो वो 1 रुपया भरकर 1 रुपए का जुर्माना भर के बच जाएं और मान लें कि उन्होंने जो किया वो गलत किया और उस गलती का जुर्माना, हर्जाना इस 1 रुपए के जुर्माने के जरिए भर दें, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो 3 महीने की जेल की सजा काट लें और 3 साल का प्रतिबंध झेल लें। प्रशांत भूषण ने पहला विकल्प चुना और उन्होंने आज ही जुर्माने का ये 1 रुपया जमा करा दिया और इस तरह प्रशांत भूषण ने अपमान का 1 रुपया चुन लिया। जबकि प्रशांत भूषण के समर्थक पिछले कुछ दिनों से उन्हें महात्मा गांधी के जैसा साबित करने में जुटे हुए थे।
फिलहाल सोशल मीडिया पर प्रशांत भूषण की काफी मजाक उड़ रहा है उनका। काफी लोगों ने लिखा है कि प्रशांत भूषण ने खुद ही मान लिया कि उनकी कीमत सिर्फ इतनी ही है। तो आज ये एक बड़ी बात हुई है कि प्रशांत भूषण पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि ये सांकेतिक जुर्माना है, आप भरना चाहें, लेकिन इसके मायने बहुत आगे तक हैं। इसका माना एक बड़ा तो ये है कि अगर उनके अंदर हिम्मत थी प्रशांत भूषण के अंदर, तो इस ₹1 का जुर्माना भरने के बजाय उन्हें 3 महीने की जेल को चुनना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात आज ये है कि ये करके अब आने वाले दिनों में आपको प्रशांत भूषण और उनके गैंग में शामिल जो बाकी के लोग हैं, अब आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसके बाद उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगा है, इसका पहला आंकड़ा आज शाम को देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है। अप्रैल से जून के बीच, इस साल अप्रैल से जून के बीच देश की विकास दर में बहुत भारी गिरावट हुई है और यह गिरावट 23.9% यानी करीब 24% है। यानी हमारे देश की इकोनॉमी 24% नीचे चली गई है। यह वो समय था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था। विकास दर में यह गिरावट तो होनी ही थी, लेकिन पहले इसके 18% के आसपास गिरने का अनुमान था और ये 1996 के बाद से भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। विकास दर या जीडीपी अर्थव्यवस्था का वो पैमाना होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट या विकास दर जो इसको कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आती है, विकास दर में गिरावट आती है, तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है, गिर रही है, कमजोर हो रही है। अर्थव्यवस्था कमजोर होने का देश के लोगों के रोजगार पर, काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। विकास दर कम होने का मतलब है देश की आमदनी कम हो रही है, यानी आम लोगों की औसत आय भी कम होगी। सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो किसी तरह गरीबी की रेखा से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं या बड़ी मुश्किल से ऊपर आए ही हैं। जीडीपी में गिरावट से नई नौकरियों के मौके कम होते चले जाते हैं, मौजूदा नौकरियों पर भी छंटनी का खतरा बना रहता है और बेरोजगारी बढ़ती है। जब भी ऐसा होता है तो लोगों की बचत और निवेश पर भी बुरा असर पड़ता है। यानी आज अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यह आपको सिर्फ बुरी खबर ही देगा। जीडीपी कम होने का मतलब है कि अमीरों की कमाई भी कम हो रही है, जिससे सरकार की टैक्स के तौर पर होने वाली कमाई भी कम हो जाती है, जिससे गरीबों की मदद के लिए उसके पास योजनाओं के विकल्प भी कम होते चले जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो अलग अलग विकास योजनाएं कैसे चलाएगी। जीडीपी की ग्रोथ रेट में यानी विकास दर में गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं देखी गई बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई है। इसलिए ये जो गिरावट आई है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत में ये गिरावट बाकी देशों से भी ज्यादा है। अब हम एक चार्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए कि दुनिया के 7 बड़े देश यानी G7 देशों की जीडीपी में कैसी गिरावट आई है इसी दौरान। ये आंकड़े अप्रैल से जून तक के 3 महीनों के आंकड़े हैं, जिस दौरान पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में थी। इस पूरी लिस्ट में सिर्फ चीन ही एक अकेला ऐसा अपवाद है जिसकी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौरान भी विकास कर रही थी, बढ़ रही थी। आप देखिए ब्लिंक कर रहा है चीन का आंकड़ा, उसकी विकास दर तब भी 3.2 थी। लेकिन चीन पर यकीन करना मुश्किल है कि वो सही आंकड़े दुनिया के सामने पेश करता भी है या नहीं, इसलिए चीन के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के खतरे में डाल दिया था, लेकिन अपने देश में इस वायरस को वुहान के बाहर चीन ने फैलने नहीं दिया। ये एक बड़ी बात है। लेकिन आप जब देखेंगे बाकी देशों को, ये पूरा अगर आप चार्ट देखें पूरी अपनी स्क्रीन पर, तो आप यहां देख पाएंगे भारत में सबसे ज्यादा गिरावट आई है 23.9%, -24% मानकर चलिए। उसके बाद ब्रिटेन का नंबर है -20%, फ्रांस -13%, इटली -12%, कनाडा -12%, जर्मनी -10%, अमेरिका -9.5 यानी 9.5% और जापान में भी 7.6% की गिरावट आई है इन 3 महीनों में। लेकिन भारत की गिरावट कहीं ज्यादा है।
भारत में जब भी कश्मीर या नागरिकता कानून जैसे मामले सामने आते हैं, दुनिया के कुछ देश भारत को हमेशा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा। और ऐसा ही एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। उत्तरी यूरोप का देश स्वीडन आजकल हिंसा में झुलस रहा है क्योंकि वहां दंगे हो रहे हैं। स्वीडन को दुनिया के सबसे शांत देशों में माना जाता है। यहां के एक शहर माल्मो में कुरान के अपमान की खबर आई। इसके बाद एक भीड़ सड़क पर उतर गई और पूरे शहर को बंधक बना लिया क्योंकि कुरान का अपमान हुआ था। जगह जगह मकानों और बाजारों में आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे खड़ी कारों को भी जला दिया गया। कई आम लोगों के साथ मारपीट हुई। स्वीडन की पुलिस को ऐसे दंगों को काबू करने का इससे पहले कोई अनुभव है ही नहीं। ये पहली बार था जब इस खूबसूरत से शांति प्रिय यूरोपीय देश में इस तरह की हिंसा हुई है। पुलिस ने जब तक इन दंगाइयों को काबू में किया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और ये सब कुछ हुआ कुरान के अपमान को लेकर। इस पूरी हिंसा के पीछे वो शरणार्थी बताए जा रहे हैं जिन्हें स्वीडन की सरकार ने कुछ साल पहले मानवता के आधार पर अपने देश में शरण दी थी। अब सोचिए, जिन्हें शरण दी वही लोग आज उसी देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। आपको याद होगा, सीरिया और इराक जैसे खाड़ी के देशों में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने यूरोप के कई देशों में शरण ली थी। वहां पर जिन देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, जो अपने आप को बड़े लिबरल देश कहते हैं, उनमें स्वीडन सबसे आगे था। स्वीडन ही नहीं, उत्तरी यूरोप के कई और देशों ने भी ऐसे शरणार्थियों को पनाह दी थी। इनमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश हैं। इन्हें नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। और इन देशों की अपनी आबादी बहुत कम है। जब बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी, इस्लाम को मानने वाली आबादी वहां पहुंच गई तो उनका सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया। ऐसे बिगड़ गया जैसे अभी हमने आपको दिखाया। इन देशों में पहले अपराध ना के बराबर थे, कोई अपराध नहीं होता था। अब वहां रेप हो रहे हैं, लूटमार हो रही हैं, हत्याएं होने लगी हैं। अब वहां इन देशों ने पहली बार, स्वीडन जैसे देश ने पहली बार इस तरह के दंगे देखे हैं क्योंकि अब वहां इस्लाम को मानने वाले शरणार्थी आ गए हैं और वो अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर हैं कि अगर जरा सा भी किसी ने सोशल मीडिया पर भी उनके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी कर दी तो वो उस शहर को, उस देश को जला डालते हैं। स्वीडन दुनिया के सबसे आजाद सोच वाले देशों में से है, जो अपने आप को बहुत लिबरल कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में इस देश का दुनिया में चौथा स्थान है। लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद वहां की सरकारें अब तरह तरह की पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो रही हैं। स्वीडन में बढ़ते इस्लामीकरण के विरोध में बीते सप्ताह एक सेमिनार आयोजित किया गया। डेनमार्क की नेशनलिस्ट पार्टी स्ट्रैम कुर्स के एक नेता, जिनका नाम है रेस्मस पालुदोन, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसी दौरान कुरान की प्रतियां जलाने की अफवाह वहां पर फैल गई। स्वीडन में हुई हिंसा के बाद से आसपास के देश जैसे नॉर्वे और डेनमार्क में भी तनाव बढ़ गया। नॉर्वे में भी तोड़फोड़ और पुलिस पर हमलों की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। वहां बड़ी संख्या में दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जगह स्थानीय लोग और शरणार्थियों के बीच झड़पें भी हुई हैं। यूरोप के देशों में ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ी हैं। इसका सबसे बड़ा शिकार आपको याद होगा जर्मनी हुआ है, जिसने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने यहां पर बसाया था। जर्मनी के कई शहरों में अपराध बढ़ गए हैं और कई जगह मुस्लिम शरणार्थियों के इलाके बन चुके हैं, जिनमें जाने से वहां की पुलिस भी अब डरती है। एक तरफ स्वीडन और नॉर्वे हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पड़ोसी देश पोलैंड में आज भी अमन, शांति और चैन है। क्यों है ये भी समझिए। पोलैंड वो देश है जिसने एक भी मुस्लिम शरणार्थी को अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके लिए उसकी काफी आलोचना भी हुई थी। पोलैंड की सरकार ने कहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों को घुसने न देने की उनकी नीति आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। स्वीडन दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से है जिसने कश्मीर में धारा 370 हटाने के विरोध में दुनिया भर में अपना बयान जारी किया था। इसी तरह भारत में नागरिकता कानून के समय भी कई यूरोपीय देशों ने भारत को उपदेश देते हुए बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब वही आग उनके अपने घरों तक पहुंच चुकी है और अब वो समझ नहीं पा रहे कि इस आग को कैसे बुझाएं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा सोशल मीडिया पर बहरीन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ महिलाएं एक दुकान में रखी हुई भगवान गणेश की मूर्तियों को तोड़ रही हैं। बुर्का पहने हुए ये महिलाएं हैं। भगवान गणेश की मूर्तियां वहां रखी हुई हैं दुकान में, उसे ये तोड़ रही हैं। उस घटना पर लोगों में नाराजगी थी, लेकिन आपको ये याद होगा कि भगवान गणेश की इन मूर्तियों को खुलेआम ऐसे तोड़ने के बावजूद भी वहां पर ना तो कोई दंगा हुआ,
ना कोई आगजनी हुई। आए दिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहती हैं, तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में एक महिला पकड़ी गई जिसने भगवान राम और सीता के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो जारी किया था। लेकिन उसे लेकर भी हमारे देश में ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई खून खराबा हुआ। लेकिन बेंगलुरु में, आपको याद होगा, बेंगलुरु में फेसबुक पर किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी और वहां पर दंगे हो गए और वहां की जो मुस्लिम भीड़ है वो सड़कों पर उतर आई। 2 पुलिस स्टेशन, 2 थानों को जला दिया। स्वीडन और नॉर्वे में जो कुछ हुआ वैसा अपने देश में हम अक्सर देखते रहते हैं। हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु में ऐसी हिंसा हुई। दिल्ली में हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि नागरिकता कानून जो नया बना है, सरकार ने जो बनाया है, वो इस्लाम विरोधी है। इसी तरह बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया कमेंट के कारण हिंसा हो गई, जबकि वो कमेंट भी एक आपत्तिजनक पोस्ट के जवाब में किया गया था। किसी भी सभ्य समाज में मजहब के नाम पर ऐसी हिंसा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। दिल्ली हो, बेंगलुरु हो या स्वीडन हो, पूरी दुनिया को यह सोचना होगा कि हम इस समस्या का हल चाहते हैं या फिर सच से आंखें मूंद कर हम लोग बैठे रहेंगे। और आज स्वीडन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि मशहूर उपन्यास रसीदी टिकट की रचना किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है।
Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना,
पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। अमृता प्रीतम ने करीब 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट और पिंजर जैसे उपन्यास शामिल हैं। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। ये पुरस्कार उन्हें उनके कविता संग्रह के लिए दिया गया था, जिसका नाम है सुनहरे। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1955 में आज ही के दिन शिकागो में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मॉडल कार का प्रदर्शन किया गया था। ये खिलौना गाड़ी सिर्फ 15 इंच लंबी थी, लेकिन इसके जरिए सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करने की प्रक्रिया को दिखाया गया था। सन मोबाइल नाम का ये मॉडल जनरल मोटर्स ने तैयार किया था। वर्ष 1907 में आज ही के दिन फिलीपींस के राजनेता और 7वें राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे का जन्म हुआ था। मैग्सेसे ने वर्ष 1941 में पैसिफिक वॉर के दौरान एक बेहतरीन गुरिल्ला लीडर के तौर पर काम किया था और उन्हीं के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई।
एशिया में रहने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। हालांकि अब कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की ही तरह इस पर भी सवाल उठने लगे हैं और ये पुरस्कार देने वाली संस्था पर पक्षपाती होने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। आज ही के दिन वर्ष 1870 में इटली की महान शिक्षाविद मारिया मोंटेसेरी का जन्म हुआ था। उन्होंने 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया था, जिसे आप खेल खेल में पढ़ाई भी कह सकते हैं। इसी को मोंटेसेरी मेथड कहा जाता है। 1907 में उन्होंने पहला मोंटेसेरी स्कूल शुरू किया था और आज भारत में भी बहुत सारे मोंटेसेरी स्कूल आपने देखे होंगे। और वर्ष 2014 में आज ही के दिन मशहूर अमेरिकी कॉमिक बुक आर्टिस्ट स्टैन गोल्डबर्ग का निधन हुआ था। उन्होंने मशहूर कॉमिक बुक आर्ची के प्राइमरी आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। वर्ष 1960 के दशक में गोल्डबर्ग ने कुछ दूसरे आर्टिस्ट के साथ मिलकर स्पाइडरमैन, द फैंटास्टिक फोर और द हल्क जैसे मशहूर कैरेक्टर्स के कलर डिजाइन्स भी बनाए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और महान व्यक्ति हमेशा सबको झुककर प्रणाम करता है। प्रणब मुखर्जी की ये बात देश हमेशा याद रखेगा। नमस्कार। देश के सामने रखना देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर।